बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हम देखेंगे कि एक सिस्टम क्या होता है सिग्नल्स के पर्सपेक्टिव से। यानी हम सिस्टम को देख रहे हैं, बेसिकली जो सिस्टम्स की डिफिनीशन है, इसमें हम देखेंगे कि सिस्टम्स क्या हैं, फिर उनकी एप्लीकेशंस कहाँ, क्या मतलब इसका रियल टाइम एप्लीकेशंस के हवाले से, और उसके बाद फिर हम उसकी मैथमेटिकल शेप्स भी देखेंगे और एग्जांपल्स को, यानी कि जो रियल टाइम एप्लीकेशंस को मॉडल करके जो मैथमेटिकल फॉर्म हम इनके लेके आ सकते हैं वो किस तरह का होगा। तो उस हवाले से सबसे पहले सिस्टम क्या है, जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सिस्टम डिफिनीशन इसलिए लिखी हुई है कि फिज़िकल सिस्टम्स in the broadest sense are the interconnection of components, devices or subsystems। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें हैं, इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, डिवाइसेस और सबसिस्टम्स। इसकी एग्जांपल जैसा नीचे है, जिस तरह की हमारे पास है, यानी कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स या मुख्तलिफ डिवाइस या सबसिस्टम्स आपस में कनेक्ट होते हैं, आप इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक आपको एक स्पेसिफिक आउटपुट देती हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है, ये इस फिगर के अंदर नज़र भी आ रहा है कि मुख्तलिफ, यानी कि टावर्स या मतलब जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और हर एक के अंदर मुख्तलिफ यानी कि सब सिस्टम्स होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ओवरऑल यानी कि पावर प्लांट से घरों तक, यानी कि घरों के अंदर मुख्तलिफ रूम्स तक हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, डिवाइसेस और सब सिस्टम ही है। दूसरी, अगर हम उसको सिग्नल्स के हवाले से देखें कि सिग्नल्स के अंदर यानी कि हम इन द कॉन्टेक्स्ट रेंजिंग फ्रॉम सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल मोटर्स, अगर हम इस लिहाज से देखें तो सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी, अ प्रोसेस in which input signals are transformed into by the systems or cause the system to respond in some way resulting in other signals as output। यानी कि वो प्रोसेस कि जिसमें आप इनपुट सिग्नल्स किसी सिस्टम को दे देते हैं, वो सिस्टम उसको प्रोसेस करके आपको एक स्पेसिफिक आउटपुट दे। तो ये इन द सेंस ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन हम इसको इस तरह देख सकते हैं। इसकी एग्जांपल है मोबाइल सिस्टम जिस तरह का, यानी कि मोबाइल सिस्टम में हम इनपुट दे देते हैं, इनपुट सिग्नल्स सिस्टम को, यानी मोबाइल को, अपने जो मोबाइल फ़ोन होता है, और वो प्रोसेस करके मुख्तलिफ जो उसके सब सिस्टम्स होते हैं, डिवाइसेस, उसके हिसाब से उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल इस फिगर के अंदर क्लियरली मोबाइल को दिखाया गया है कि हम बिल्कुल जो बॉटम पे जब हम बोलते हैं एक ऑडियो सिग्नल जनरेट होता है, तो वो एज ए इनपुट होता है मोबाइल फ़ोन के लिए। वो मुख्तलिफ पार्ट्स पे प्रोसेस करके मॉड्यूलेट करके फाइनली जो सिग्नल जिसको हम ट्रांसमिट होता है बेस स्टेशन तक, टावर तक, तो वो बिल्कुल जिस तरह टॉप पे दिखाया गया, राइट टॉप पे यहाँ पे, तो वो सिग्नल इसकी आउटपुट है। तो ये बेसिकली क्या है, अगर हम सिग्नल्स के हवाले से देखें, हम इनपुट सिग्नल्स और आउटपुट सिग्नल्स को देखते हैं, तो उसको हम फिर मॉडल करते हैं मैथमेटिकली कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें सिग्नल सिस्टम इस हवाले से देखते हैं। इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें इन सिस्टम्स को, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली दो तरह के सिस्टम होते हैं, ये कॉन्टीन्यूस होंगे या डिस्क्रीट होंगे। कॉन्टीन्यूस सिस्टम्स वो होते हैं कि जिसका इनपुट भी कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल हो, और वो प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट सिग्नल जनरेट करे वो भी कंटिन्यूस टाइम ही हो। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इनपुट पे और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल आउटपुट पे हो, तो हम कहते हैं कि ये सिस्टम कंटिन्यूस टाइम। अगर ये डिस्क्रीट टाइम हो तो फिर हम कहते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिस्क्रीट टाइम है, लिहाजा ये सिस्टम भी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं कि सिग्नल इनपुट को हम, यानी कि इनपुट सिग्नल को हम देखते हैं कि ये यहाँ पर जिस तरह है फिगर के अंदर एक्स ऑफ टी से हम इनपुट को डिनोट करते हैं और आउटपुट को वाई ऑफ टी से डिनोट करते हैं, और हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं एक्स ऑफ टी इज आउटपुट वाई ऑफ टी। इसको समझने के लिए हम देखते हैं जिस तरह जो हमारी बुक है ओपनहाइम की
तो उसमें जो एग्जांपल 1.1 में जो फिगर दिखाई गई पहली फिगर है थी, तो उसको एग्जांपल 1.8 के अंदर सॉल्व किया गया है कि किस तरह ये सिग्नल को यानी कि प्रोसेस करके आउटपुट देता है। तो उसमें भी बेसिकली यानी कि वी ऑफ एस जो है, ये वी ऑफ एस इज़ इनपुट है यानी सोर्स जो इसका जो डीसी सोर्स है, और इसके कंपोनेंट्स और आउटपुट जो है वो वी एफ सी है यानी वी सी एफ टी, जो कि हमारे पास आउटपुट का जो सिग्नल होगा वो ये होगा। अब ये एक सिंपल आरसी सर्किट है जिसमें सोर्स वी एस एफ टी इनपुट और वी सी एफ टी आउटपुट है। तो हमें पता है अगर हम इसके ऊपर KVL लगा लें तो हमें पता है कि वी एफ एस इज़ इक्वल टू यानी कि वोल्टेज क्रॉस रजिस्टर प्लस वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर। तो ये हमारे पास KVL होगा इसका, जो अगर हम सर्किट एनालिसिस के हिसाब से KVL ले लें। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे दिखाया है कि हमारे पास इसके लिए क्या है, ये वी ऑफ एस सोर्स है और यहाँ से जो सप्लाई इनको मिलती है वो कैपेसिटर वी सी एफ टी यानी कि वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर एंड वोल्टेज क्रॉस रजिस्टर। हम इसको मैथमेटिकली KVL लगा के इस तरह लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको चूँकि हम कंटिन्यूस टाइम पे इसको ले रहे हैं हाई कंटिन्यूस टाइम सिस्टम, लिहाजा हमने ब्रैकेट्स के अंदर इसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमने टी लिखा हुआ है। तो वी एस ऑफ टी, वी सी ऑफ टी एंड वी आर। अब ये वी एस ऑफ टी आउटपुट है, ये वी सी ऑफ टी इनपुट है, और जब हम इसको देखते हैं तो वी एस ऑफ टी को हम इस तरह लिख सकते हैं जो हमें इस तरह नज़र आ रहा है। अब हम ये भी कर सकते हैं कि जो इनपुट और आउटपुट दोनों को एक साइड पर वोल्टेज जो हैं तो हम एक साइड पे ले लें, वी सी एफ टी को हम यानी कि इस इक्वलिटी की दूसरी साइड पे ले आएँ, तो हमारे पास यहाँ पे इसका निशान प्लस है यानी कि जो इसका सिंबल है, और दूसरी साइड पे इसका सिंबल जो है वो माइनस हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन किया कि एक जो वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर है उसको लेफ़्ट साइड पे ले आए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि हम जो वी आर ऑफ टी इसको हम क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ जो इसके हैं आई आर, जिस तरह ओहम लॉ हमारे पास है वी इज इक्वल टू आई आर, उस लिहाज से हम देखें तो हमने आई आर ऑफ टी लिखा हुआ है और रेजिस्टेंस को क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और जो इसकी क्रॉस करंट है, करंट की वैल्यू डिपेंड करेगी वोल्टेज के ऊपर, जो कि यानी कि वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज़ होगी टाइम के लिहाज से, तो करंट की वैल्यू भी टाइम के लिहाज से इंक्रीज़ होगी, लिहाजा एक टाइम डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि रजिस्टर को हमने जो रजिस्टर आर की वैल्यू है उसको हमने दूसरी साइड पे लेके आना है ताकि हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाए इस तरह। तो हमने इस आर की वैल्यू को, आर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये दूसरी साइड पे डिवीजन के अंदर यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। ठीक होगा। अब हमें पता है कि जो चूँकि ये सीरीज़ सर्किट है, हमें नज़र भी आ रहा है कि ये सीरीज़ सर्किट, तो इस सीरीज़ सर्किट में करंट की वैल्यू सेम होगी, जो यहाँ पे करंट है वो यहाँ पे होगी, उसकी वैल्यू यही वहाँ भी इसकी वैल्यू यही होगी। लिहाजा हम अगर हम कैपेसिटर के क्रॉस करंट को देखें तो हमारे पास मैथमेटिकली इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, आई सी एफ टी इक्वल टू सी डी वी सी टी में यानी कि कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज उसमें जो चेंज है उसके लिहाज से। तो इस रजिस्टर के जगह पे हम इसकी अपनी वैल्यू का लिख लें तो हमारे पास तमाम वैल्यूज़ वोल्टेज के अंदर आ जाएंगी। अब मैं यहाँ पे अगर इसको पुट कर लूँ यानी कि ये जो वैल्यूज़ मैंने की जिसको मैंने रेड कलर में कर दी है उसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि सी चूँकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है उसको मैं दूसरी साइड पे, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इनपुट और आउटपुट को अलग अलग कर सकें। ठीक है, तो सी इस तरफ है, उसको मैं दूसरी तरफ ले आऊँ तो ये डिवीज़न हो जाएगी, तो ये सी अगले स्टेप में यहाँ पे रजिस्टर के साथ आ जाएगी। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में, तो लेफ़्ट साइड पे लाने के लिए जब मैं ले गया हूँ तो दोनों साइड पे मैं सी को डिवाइड करूँ, यहाँ आ जाएगा तो यहाँ ये कट जाएगा, या ऐसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इस तरह सकता है। अब नेक्स्ट ये क्या किया है कि ये आर सी जो है ये इसके नीचे भी है डिवीज़न में और इसके नीचे भी है, इसलिए हमने दोनों के नीचे कंबाइन लिखा हुआ है। हम इसका मतलब है कि हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो आर सी को हमने वी एस एफ टी के नीचे भी लिख लिया, यानी कि यहाँ भी मैंने आर सी दोनों की वैल्यू लिख दी, और इसके नीचे भी हमने आर सी की वैल्यू लिख दी अलग अलग। ठीक है, अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम इनपुट और आउटपुट को अलग अलग कर दें। ये
एक ये वैल्यू, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ब्लू कलर, कैपेसिटर की क्रॉस वोल्टेज, और एक ये वैल्यू, ये दोनों टर्म्स जो हैं ये हमारे पास VC में है, यानी वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर, जो कि हमारे पास आउटपुट की वैल्यू है, यानी VC ऑफ T। तो इन दोनों को मैं एक साइड पे लेके आ जाता हूँ, ताकि क्योंकि ये आउटपुट है तो आउटपुट को अलग कर देता हूँ और इनपुट को अलग। और यहाँ अगर मैं इसको देखूँ जो लेफ़्ट साइड पे है, तो इसकी वैल्यू जो है ये माइनस में है, ये मैं ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन करूँगा, अगले साइड पे इसकी वैल्यू प्लस में आ जाएगी, तो ये वैल्यू है जो कि मैं वहाँ से लेके यानी कि ट्रांसफ़र की मैथमेटिकली इसको इस तरफ ले आए। इससे मैं अंदाज़ा हो रहा है कि ये VS ऑफ T डिवाइड बाई RC ऑफ T, और ये दूसरा ये dVCT ऑफ VCT बाई DT प्लस VCT बाई RC। इससे हमें पता चल रहा है कि एक तरफ हमने क्या किया, इनपुट की वैल्यूज़ हैं, इनकी इनपुट एक तरफ है और आउटपुट एक तरफ है, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जांपल भी है, एक ये हमारे पास है एग्जांपल 1.8 ये वाली, और 1.9 को अगर हम देखें तो एग्जांपल 1.9 में जो ओपनहाइमर की बुक उसमें थोड़ा सा मिस्टेक भी है, एक टाइपो है। वो क्या है मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूँ कि चीज़ क्या है। इसमें बेसिकली एक मैकेनिकल सिस्टम लिया गया है। पहले मैं यानी कि सर्किट के लिहाज से देखा गया कि सिस्टम क्या होता है, उसमें हम इन्हें सिग्नल प्रोसेसिंग क्या है और इनपुट और आउटपुट हम कैसे देखते हैं। उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा फिर हम दूसरे एग्जांपल 1.9 के अंदर एक यानी कि मैकेनिकल सिस्टम लिया गया है। एक ऑटोमोबाइल है जिसको यानी कि एक गाड़ी अगर जा रही है रोड पे, तो इंजन की जो है वो इंजन को फोर्स करता है कि आगे जाए, और जो नीचे फ्रिक्शन है रोड के साथ उसको फोर्स कर नीचे गाड़ी पे फोर्स अप्लाई करता है कि वो पीछे की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है फ्रिक्शनल फोर्स के लिहाजा गाड़ी जो है वो आगे की तरफ मूव करती है। मैंने मैथमेटिकल फॉर्म तो दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ी सी जो गलती है वो ये कह रहे हैं कि लेट M, यहाँ पे जो लाइन नंबर 2 के अंदर है, FV लेट M डिनोट द मास ऑफ ऑटोमोबाइल एंड MVR द रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन। हालांकि जो जिस तरह उन्होंने रिपोर्ट किया है, कंसिडर फिगर 1.2, अगर 1.2 के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे मेंशन भी है, और मैथमेटिकली भी उन्होंने जो बताया है वो भी इसी के बराबर है कि इन ऑटोमोबाइल का इस ये जो फिगर है, इन ऑटोमोबाइल responding to an applied force F from the engine and the retarding frictional force rho V proportional to the automobile velocity V, ठीक है। तो रो V बेसिकली ये फ्रिक्शनल फोर्स है, जबकि वहाँ पे उन्होंने साथ में M भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी फिर गलती है कि हम ओवरऑल देखें जो नेट फोर्स है वो ये है, यहाँ पे जो फिगर के अंदर है, गाड़ी जा रही है आगे की तरफ, इस फिगर में देखें गाड़ी इंजन अप्लाई कर रहा है फोर्स इस तरफ, और रो भी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो पीछे की तरफ है। तो अगर आगे वाली फोर्स ज़्यादा है तो गाड़ी आगे जाएगी, तो अगर वो काम कर दें उसको आपको गाड़ी रुक जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल फोर्स है जो नेट फोर्स है वो बराबर F इनके जो इंजन की अपनी है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो, तो ये दोनों जो है यहाँ पे मेरे में ये आना चाहिए जो इंजन का जो फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो हमें पता है कि F नेट जो है फाइनल जो है वो F = ma के बराबर है, ठीक है। तो ये भी एक लॉ है, तो इसमें हम इसके मुताबिक F = ma पुट कर सकते हैं। तो इस स्टेप में मैंने यहाँ पे बेसिकली इसको पुट किया है, F = ma की जगह इसकी वैल्यू पुट की है, ठीक है। और हमें बताया कि इसकी जो F नेट जो है वो F ऑफ T फाइनल अपना हो गया, और इसकी जो वैल्यू है F = रो V, यानी क्यों उन्होंने बताया कि रो V के बराबर है, क्योंकि ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, लिहाजा वेलोसिटी टाइम के लिहाज से इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। कभी गाड़ी तेज़ चले कभी स्लो चले, तो इसकी वैल्यू डिपेंड करेगा टाइम के लिहाज से, जो नेट फोर्स है इसको डिपेंड करेगा। तो वेलोसिटी वेरी कर सकते टाइम के साथ, लिहाजा रो V ऑफ T हो गया। और हमें बताया कि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी को हम मैथमेटिकली इस इक्वेशन में जिस तरह मैंने दिखाया तो जिस तरह हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो इस एक ही जगह पे अगर हम डेल्टा V ऑफ T बाई dt करें पुट कर ले, हमारे पास फाइनली इक्वेशन ये आ जाती है, यानी कि सिंपल
जो अगर मैं इसको रेड कलर में कर दूँ तो हमें क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन की ये वाली वैल्यू पुट की है। ठीक हो गया। और ये दूसरा जो राइट साइड पर टर्म है इसको एज इट इज़ नीचे ले आए, ठीक है, वो यहाँ पे ये मेंशन है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे m है, ये m इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कलर में। तो ये जो m है इसको मैं कैपिटल में कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं नीचे ले आऊँ क्योंकि मैथमेटिकल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो राइट साइड पर लाने के लिए हमें इसको डिवीजन में या दोनों साइड को m से डिवाइड करें या इसको राइट साइड पर ले आएँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, इसको मैंने मेंशन किया ब्लू कलर में, वो बोल्ड कर दिया। तो इस स्टेप में मैं सिर्फ ये वाला काम किया, बाकी सारा एज इट इज़ तमाम इक्वेशन नीचे लिखी, सिर्फ m की वैल्यू मैं नीचे ले आया। उसके बाद फिर हमें पता है कि वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी जो है उसकी ओवरऑल इक्वेशन ये वाली बन जाएगी। ये m चूँकि मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, सॉरी 1 और m, तो हम कर सकते हैं कि f(t) बाई m यानी कि 1 और m मल्टीप्लाई f(t) और साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1 और m f(t) बन जाएगा। ये जो मैंने वहाँ दिखाया है जिस तरह उन्होंने फिगर के अंदर, यानी कि ये जो यहाँ पे सेकंड लाइन के अंदर राइट साइड से मतलब कि m रो भी, अगर हम m रो भी लिख दें तो फिर ये m दूसरे m के साथ कैंसिल हो जाता, यहाँ से फिर रो भी रह जाता। तो यहाँ पे उन्होंने खुद भी दिखाया कि ये 1 ओवर m इंटू f(t) माइनस रो भी (t) है। हालांकि अगर हम यहाँ पे m पुट कर लें तो ये जो m है ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, और इस केस में ये ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन आ जाती है जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास यानी कि एक फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है जिसको मैथमेटिकल देखते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं कि ये आउटपुट है, चेंज इन आउटपुट माइनस ये इस टर्म को जो वेलोसिटी की टर्म है इसको भी दूसरी तरफ ले आए हैं, यहाँ पे प्लस के साथ है, दूसरे यहाँ पे दूसरा मतलब माइनस में आ जाएगा। तो अब दोनों जो वेलोसिटी की टर्म्स हैं वो एक तरफ आ जाएंगी और जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो दूसरी तरफ। तो यानी वो क्या है, हमारे पास इनपुट है, इनपुट अप्लाई करेंगे इंजन के ऊपर, तो गाड़ी जितना इंजन फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेगा गाड़ी उतनी तेज़ चलेगी, वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और चेंज इन जो स्पीड है, जिसकी स्पीड है वो कम ज़्यादा हो सकेगी, और वेलोसिटी स्पीड हम उसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि वेलोसिटी के लिए जो है वो डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और स्पीड में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो वेलोसिटी को हम आउटपुट लें तो चेंज इन वेलोसिटी ये, और ये वेलोसिटी दूसरी है ये। तो ओवरऑल जो वेलोसिटी को हम इनपुट को हमने एक साइड पे ले लिया और जो सॉरी इनपुट को एक साइड पे और आउटपुट को दूसरी साइड पे, तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। यानी कि हम क्या करते हैं, अगर मैं दोबारा इसको समराइज कर लूँ तो सिस्टम्स की डिफिनीशन सिग्नल्स के पर्सपेक्टिव से क्या हो जाएगी कि वो यानी कि वो सिस्टम कहलाएगा अगर हम उसको अब इनपुट दे दें, सिग्नल कोई इनपुट सिग्नल दे दें और उसको प्रोसेस करके एक स्पेसिफिक आउटपुट सिग्नल जनरेट करके दे, तो वो सिस्टम कहलाएगा। और इसमें हम सिर्फ सिग्नल्स की बात करेंगे, इस सिस्टम को हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें हमने दो एग्जांपल्स पढ़ ली, यानी कि देख लिए। एक हमने यानी कि सर्किट की एग्जांपल देखी है कि जिसमें यानी कि एक हमने सर्किट देखा, यहाँ पे मैं बात बता देता हूँ। ये एग्जांपल 1.8 है बेसिकली, और फिगर 1.1 को हमने सॉल्व किया कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें VF है जो DC सोर्स है वो इनपुट है, और कैपेसिटर के क्लास वोल्टेज जो है ये आउटपुट है। इनपुट दोनों को हमने KVL अप्लाई करके इसके मैथमेटिकल फॉर्म को निकाला और इनपुट और आउटपुट को अलग किया, जिस तरह यहाँ पे ये इस फिगर के अंदर है कि आप मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल। तो इनपुट सिग्नल DC सोर्स की आउटपुट होगी, जिसको इनपुट DC सोर्स होगा, और आउटपुट की जो है वो कैपेसिटर की वैल्यू होगी। कैपेसिटर की वैल्यू जो है VC(t) है, वो एक सिग्नल बनेगा वोल्टेज का, वो इसकी आउटपुट हो जाएगी। और दूसरे में हमने एक मैकेनिकल सिस्टम देखा जिसमें एक एग्जाम्पल 1.9 है, जिसमें एक गाड़ी जो है वो रोड पे जा रही है, तो इंजन उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है आगे की तरफ और फ्रिक्शनल फोर्स को पीछे की तरफ खींच रहा है। क्योंकि इंजन का जो फोर्स है वो ज़्यादा है, लिहाजा गाड़ी जो है वो आगे की तरफ जा रही है और नेट फोर्स बराबर हो जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू फोर्स, ये जो चीज़ें मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है कि इंजन की फोर्स प्लस ये दोनों मिला, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में इसको माइनस भी लिख सकते हैं लेकिन ओवरऑल फोर्स के बराबर है। फिर फोर्स जो है वो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करके हमने फाइनली इनपुट और आउटपुट के सिग्नल को अलग किया टर्म्स को, तो ये आउटपुट है और ये इनपुट टर्म्स है।
तो फाइनली हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है, जिसको हम फिर सिमुलेट करके या ऐसे कंट्रोलर बना के आगे फिर देख सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास सिस्टम्स की डिफिनीशन, इसकी एप्लीकेशंस और इसके मैथमेटिकल मॉडलिंग, उस लिहाज से हमने सिस्टम्स को देखा, जो हमारा आज का टॉपिक था।